हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके उदय बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों बढ़ते ही बढ़ते हम लोग आ गए हैं हमारे 19th लेक्चर की तरफ। और 19th लेक्चर में बच्चे आप लोगों की डिमांड पर, बिकॉज मुझे बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम किंगडम ऑफ फूल्स रह गया है, तो भाई आप लोगों की डिमांड पर आज हम लोग किंगडम ऑफ फूल्स ही करने वाले हैं। तो किंगडम ऑफ फूल्स किस चीज़ के बारे में स्टोरी है बच्चे, पहले उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक और ज़रूरी बात जो मुझे आप लोगों से करनी है वो ये है कि जब मैं लेक्चर के कमेंट्स पढ़ रही थी, एक बच्चा था, मुझे उसका नाम नहीं याद, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे ने बोला कि मैम आप थोड़ा और सरल भाषा में समझाओ, आप थोड़ा और हिंदी में समझाओ। मतलब हमें ऑल्दो हिंदी आ रही है समझ में, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ी और हिंदी में समझाएं चीज़ों को। तो बच्चे मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ज़्यादा हिंदी में समझाऊं, लेकिन जितनी हिंदी में यूज़ कर रही हूँ आई थिंक उतनी इनफ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी अच्छा नया इंग्लिश का वर्ड नहीं दूंगी आंसर में लिखने के लिए, तो टीचर आपके नंबर काट लेगी। क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ गए हो, तो आप बहुत बेसिक आंसर्स नहीं लिख सकते। आपको अपने आंसर्स में कुछ तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना जो टीचर को पढ़ के अच्छा लगे। तो उस चीज को बच्चे लिखने के लिए आपको कुछ समझना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कि आप क्या लिखोगे। तो उस आंसर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, कुछ अच्छी वोकैब बच्चे आपको चाहिए। तो बस उसी लिए मैं थोड़े से मुश्किल वर्ड्स या थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज करती हूँ आप लोगों को समझाते हुए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम कर दो ना थोड़ा सा ईजी, तो आज थोड़ा सा और ईजी करेंगे, थोड़ी और इजी लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद भी अगर बच्चे आप लोगों को लगता है कि मैम अभी भी लैंग्वेज टफ है, तो थोड़ा बेटा आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया हमारा लेक्चर नंबर 19। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑन किलिंग अ ट्री नाम की एक पोम करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि पेड़ को मारना या पेड़ को खत्म करना इतनी आसान चीज नहीं है। उसको निकालने के लिए आपको उसे अपरूट करना पड़ेगा, आपको उसको उसकी जड़ से निकालना पड़ेगा। जब तक आप उसको पेड़ को जड़ से नहीं निकालोगे, वो पेड़ आपकी जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता। और उसके बाद आपका विनाश शुरू हो जाएगा। उसके बाद बच्चे शुरू हो जाएगी आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन, और वो जो डिस्ट्रक्शन आएगी उसके बाद जिंदगी में, उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब हम लोगों ने आज क्या करना है, आज हम लोगों ने करना है इन द किंगडम ऑफ फूल्स नाम का एक चैप्टर। तो बच्चे जो चैप्टर है जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये स्टोरी है 4 लोगों के बारे में, ठीक है, 4 पीपल के बारे में। 4 मेन कैरेक्टर्स इसमें होने वाले हैं बच्चे। एक होने वाले हैं गुरु, गुरु के साथ होंगे उनके डिसाइपल। बच्चे ये डिसाइपल क्या होता है, डिसाइपल का हिंदी वर्ड अर्थ होता है शिष्य होना। अब जैसे गुरु हैं, गुरु के साथ उनके जो शिष्य घूमते हैं उसे कहा जाता है डिसाइपल। वैसे ही हमारे पास एक है किंग, और किंग के नीचे है उसका मिनिस्टर, यानी आप कह सकते हो कि उसके वहाँ पर रहने वाला सेनापति। ठीक है, मिनिस्टर यानी किंग का सेनापति। तो ये स्टोरी में ये 4 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे, लेकिन पूरी स्टोरी मेनली इन 4 लोगों के ऊपर चलती है। तो बिना किसी देर और रुकावट के बच्चे शुरू करते हैं किंगडम ऑफ फूल्स को। तो बच्चे वो कहते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। अब वो कहते हैं कि इस किंगडम ऑफ फूल में हमारे जो मिनिस्टर हैं और हमारे जो राजा हैं वो दोनों पागल थे। ठीक है, वो कैसे थे, वो दोनों के दोनों मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो बाकी राजाओं महाराजाओं जैसे अपना किंगडम नहीं चलाना चाहते थे। वो ये कहते थे कि हम अपना किंगडम अलग तरीके से चलाएंगे, बिल्कुल उल्टा चलाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रात को दिन कर दिया जाएगा और दिन को रात कर दिया जाएगा। यानी जो काम इंसान दिन में करता है वो रात को करेगा, जैसे कि काम करना रात को होगा और सोना दिन में होगा। यानी इन्होंने अपने शहर की पूरी काया पलट कर दी। ये लोग बहुत ही बड़े फूल्स थे, हर चीज को उसके नियमित अनुसार ना चलाकर उसको उल्टे तरीके से चलाते थे। They ordered that everyone should be awake at night. उनका कहना यह था कि जिसको भी काम करना है वो रात को जाग कर काम करेगा, अपनी फील्ड्स में काम करेगा, यानी अपनी जो फसल को बोना है, खेतों की जो जुताई करनी है वो दिन में करेगा, और अपना बिजनेस करेगा सिर्फ रात को। ठीक है, विल ओनली रन द बिजनेस आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद। और जैसे ही सुबह हो जाएगी, जैसे ही सूरज ऊपर आएगा, इंसान सो जाएगा। कोई भी इंसान जिसने राजा की इस बात को डिसओबे किया, किसी ने
ने भी अगर राजा की इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। ही विल बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मार दिया जाएगा। तो लोग जो थे अब वो राजा महाराजा के इस मरने के डर की वजह से, उस डेथ के डर की वजह से जैसे जैसा राजा बोलता गया वैसा वैसा करते गए, यानी दिन को रात मान लिया और रात को दिन मान लिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो बड़े खुश कि वाओ, हमारे कहने पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे कहने पर सब कुछ ही बदल गया। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही बदल गई, और बदलने पर यहाँ पे क्या हुआ, बदलने पर यहाँ पे ये हुआ कि अब दिन रात हो गई और रात दिन हो गई, और लोग मान गए थे। राजा महाराजा को लगा कि, राजा और उसके सेनापति को लगा ये लोग तो हमारी सुनते हैं, तो हम इनके ऊपर और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल सकते हैं। आगे क्या होता है, एक दिन एक गुरु और डिसाइपल, यानी एक दिन एक गुरु और उसके शिष्य जो है इनकी सिटी में आते हैं। ये सिटी जिसमें ये आए ये बहुत सुंदर सिटी थी, मगर ब्रॉड डे लाइट में, खुले दिन में देयर वाज नो वन अबाउट देयर। और वो कहते हैं लेकिन वहां आकर उन्होंने देखा कि शहर में कोई था ही नहीं, ऐसा मानो शहर में सन्नाटा हो गया हो। Everyone was asleep, सब लोग सो रहे थे। Not even a mouse stirring, एक चूहा भी आपको हिलते हुए नहीं दिखेगा, इतना सन्नाटा था। Even the cattle had been taught to sleep by the day, और ऐसा मान लो कि जो आपका काउज होती हैं उनको भी दिन में सोना सिखा दिया था कि तुम दिन में सोओगे और रात को चरोगे। तो इतना ज़्यादा इनके किंगडम के अंदर चीज़ें अलग थी। अब ये दो स्ट्रेंजर्स जो थे, यानी हमारे गुरु और हमारे डिसाइपल, गुरु और शिष्य जो यहाँ पर आए हैं, इस चीज़ को देखकर वो बहुत अमेज हो गए, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि ये कैसे हो सकता है, दिन में लोग दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा कैसा शहर है कि इतना सुंदर शहर, लोगों के घर भी है लेकिन लोग नहीं है। When they saw around them and wandered around the town till evening, और अपने आसपास वो घूमते रहे, ठीक है, वो लोग घूमते रहे शाम तक, जब तक शाम नहीं हो गई। और जैसे ही शाम होती है मानो पूरे शहर में जान आ गई हो, पूरा का पूरा टाउन उठ जाता है और अपने कामों पर निकल जाता है। जब गुरु और डिसाइपल ये देखते हैं कि ये क्या अजीब चीज़ है, दिन में सब सोते हैं, रात को सब काम करते हैं, तो उनको लगा कि हम तो बड़ी अजीब जगह आ गए हैं। द टू मेन वर हंग्री, अब क्योंकि राजा हमारे डिसाइपल एंड गुरु पूरे रात से भूखे थे, अब उनको भूख लग रही थी। Now that the shops were open, तो वो लोग कुछ खाने को लेने गए, वो अपना राशन पानी लेने गए कि हम कुछ खा लेते हैं। अब जब वो राशन की शॉप पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जाकर उन्हें एक और सरप्राइज मिलता है। वो क्या था, उन्हें पता लगा कि हर चीज़ का सेम प्राइस है, ठीक है, हर चीज़ का सेम प्राइस है। आप 10 किलो आलू लो, आप 1 किलो चावल लो, आप 100 ग्राम घास लो, आप 100 ग्राम चाय पत्ती लो, ठीक है, आप सोना लो, आप कुछ भी लो, आप कोई भी खाने की चीज़ अगर ले रहे हो तो वो सब सेम प्राइस की थी। अ सिंगल डूडू, कितने की, सिर्फ एक सिंगल डूडू की, आप कुछ भी ले लो, आप कितने भी चावल ले लो, बनानास ले लो, वो डूडू के ही पड़ेंगे। आप एक लो, आप अनेक लो, वो सब आपको एक डूडू का ही पड़ेगा। एक डूडू को हम 1 रुपया मान लेते हैं, यानी 1 रुपये में आपको 10 किलो चावल भी मिल जाएंगे, 100 किलो चावल भी मिल जाएंगे। तो आप सोचो कि यहाँ पर कितना ही पागलपन छा रखा था लोगों के मनों में कि 100 रुपये के अंदर ही उनको चावल मिल रहे, सॉरी 1 रुपये के अंदर ही उनको इतने किलो किलो चावल जो थे वो मिल रहे थे। द गुरु एंड द डिसाइपल वर डिलाइटेड, वो बड़े खुश कि चलो खाने को तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, तो उन्होंने 1 रुपये के लिए जितना वो चाहे उतना खरीद सकते हैं, उतना खा सकते हैं। तो जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया तो गुरु को रियलाइज हुआ कि ये जगह ना कुछ अजीब है, और तब वो अपने डिसाइपल को कहते हैं कि हम जहाँ पर आए हैं ना वो किंगडम ऑफ फूल्स है, वो पागलों का एक राज्य है, और इस पागलों के राज्य में ज़्यादा लंबा समय हम लोगों को नहीं बिताना चाहिए। इट वुडंट बी अ ग्रेट आइडिया टू स्टे देयर, वो कहते हैं इतना लंबा समय इस जगह पर बिताना सही नहीं है। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। और उन्होंने अपने डिसाइपल को बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं बनी। लेकिन डिसाइपल वो थोड़ा सा लालची हो गया था खाने को लेकर, और उसने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ तो सब कुछ बहुत सस्ता है, इतनी सस्ती चीज़ें मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। All he wanted was cheap good food, उसको यहाँ रहकर बस अच्छा सस्ता खाना खाना था। गुरु ने ये भी बोला कि सब यहाँ पे पागल हैं, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम इनका शिकार बन जाओगे। बट द डिसाइपल वोंट लिसन टू द गुरु, लेकिन वो लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने गुरु की बात ही नहीं सुनी, और उसने बोला कि सर नहीं, देखिए मैं नहीं आऊँगा गुरुजी, आपको जाना है आप जा सकते हैं। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, उन्होंने हार मान ली, उन्होंने बोला डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट।
लेफ्ट। और इसी तरीके से जो डिसाइपल जी के गुरु थे वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो कहते हैं देखो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये बोल कर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, ये बोल कर वो वहाँ से चले जाते हैं अपने डिसाइपल को यहाँ पर पीछे छोड़ के। The disciple stayed on and ate his fill every day. अब ये डिसाइपल यहाँ पर रहता और पूरे दिन खाता बनानास, घी, राइस, वीट, और एक स्ट्रीट बुल की तरह, ठीक है, एक स्ट्रीट साइड बुल की तरह, एक सांड की तरह मोटा हो जाता है। एक दिन एक थीफ, अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन एक चोर ने एक मर्चेंट के घर में चोरी करी। अब स्टोरी में थोड़ा बदलाव आता है और वो बताते हैं कि एक चोर था जो एक रिच मर्चेंट के घर में घुस जाता है, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। अब उसने क्या किया था, उस चोर ने दीवार में एक छेद करके वहां से छुपके से घर के अंदर स्नीक कर लिया था, ठीक है, यानी छुपके से जाना। छुपके से वो उनके घर में घुस गया था एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वहां जाकर वो अपनी लूट कैरी कर रहा था, यानी वहां पर जाकर वो लूटाबाजी कर रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, और जितने में वो चोरी कर रहा था, अब क्योंकि उसने दीवार में एक छेद करा तो वो पुराने घर की दीवार जो है वो गिर जाती है, ढह जाती है उसके सर के ऊपर और उस चोर को वहीं पर मार देती है। अब भैया ऐसा हो गया, चोर मर गया घर के अंदर। अब उसका जो ब्रदर था, चोर का जो ब्रदर था, वो राजा के पास जाता है और उसे कंप्लेन करता है कि माय लॉर्ड, मेरा भाई तो जो था वो तो अपनी फैमिली का बिजनेस कर रहा था, ठीक है, वो तो अपनी फैमिली की एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, वो तो अपने खानदान का काम आगे बढ़ा रहा था चोरी करने का, लेकिन इनके घर में जब वो चोरी करने गया तो इनके घर की वॉल उसके ऊपर गिर गई और मेरा भाई जो है वो मर गया। तो वो कहते हैं कि आपको इस रिच मर्चेंट को पनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाई तो वहां पर वही करने गया था जो उसके खानदानी काम है, लेकिन इस आदमी के घर की जब वॉल गिरी तो मेरे भाई की डेथ हो गई उससे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप मेरी सिचुएशन को ठीक कीजिए और आप ही इस सिचुएशन से मुझे निकालिए और आप इस मर्चेंट को पनिश कीजिए, आप इस मर्चेंट को अब जेल में डालिए। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, उसने बोला कि इस पे ब्लेम डालो। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, वो कहता है अगर इसने अच्छी वॉल बनाई होती तो मेरा भाई नहीं मरता। तो वो कहते हैं आपको रॉन्ग डूअर को, गलत करने वाले को पनिश करना चाहिए और हमारी फैमिली को मुआवजा देना चाहिए इस इनजस्टिस के लिए जो हमारे साथ हुआ है। वो चोरी करने गया, वो तो अपना काम करने गया था, अब मेरा भाई मर गया। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड उन्होंने उसी समय उस मर्चेंट को बुला लिया। अब अगर एक समझदार इंसान होता तो वो किसको पनिश करता? एक समझदार इंसान जो है वो इस आदमी को पनिश करता, चोर को पनिश करता, चोर के भाई को पनिश करता, मर्चेंट को नहीं करता। लेकिन हमारा किंग फूल था तो इसीलिए उसने मर्चेंट को बुलाया कि बुलाओ मर्चेंट को, हम बात करेंगे। तो जब मर्चेंट आता है तो राजा ने उससे सवाल किया, उसने बोला व्हाट्स योर नेम? तो उसने बोला सर ये मेरा नाम है। तो उसने बोला कि तुम कहाँ थे जब तुम्हारे घर में ये आदमी मर गया? ठीक है, वो कहते हैं ये तुम कहाँ थे, क्या तुम घर पे थे जब तुम्हारे घर के अंदर ये आदमी जो तुम्हारे घर में बर्गलरी कर रहा था, यानी जो तो इंसान तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, तब तुम क्या घर में थे? तो उसने बोला यस माय लॉर्ड, वो मेरे घर में आ गया और मेरे घर की वॉल बहुत वीक थी और क्योंकि उसने वॉल के अंदर एक छेद कर दिया तो वो वॉल उस पर गिर गई और वो मर गई। तो यहाँ पर द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अब वो कहते हैं जो पीड़ित है यहाँ पर वो चाहता है कि आप अपनी गलती माने और इस अपनी गलती की सजा भोगे। तो वो कहते हैं आपकी दीवार से हम इस आदमी की मौत हुई है, अब तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, तुम्हारी वजह से एक मर्डर हो गया है, तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। अब जो मर्चेंट है वो बड़ा दुखी होकर बोलता है कि सर इसमें मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने बोला कि सर वॉल मैंने तो नहीं बनाई, ये वॉल तो वॉल बनाने वाले ने बनाई है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है, इसमें तो उस आदमी की गलती है जिसने दीवार को बनाया है, उसकी गलती, उसने दीवार को सही नहीं बनाया, तो आप मुझे मत पनिश कीजिए, आप उस आदमी को पनिश कीजिए जिसने दीवार बनाई है। तो राजा ने पूछा कि वो कौन है? तो उसने बोला कि वो मेरे पापा के टाइम पर दीवार बनाई गई थी, मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है लेकिन वो पास में ही रहता है, अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं एक बार जाकर उसको बुला कर लाऊंगा। तो राजा ने अपने दूतों को, मैसेंजर्स को बोला कि जाओ और ब्रिक लेयर को लेकर आओ, यानी आपकी जो ईंटें बिछाता है उसको लेकर आओ। उसने बोला कि आप राजा मिस्त्री को लेकर आओ यहाँ पर, बेसिकली मिस्त्री को लेकर आओ यहाँ पर जिसने इनकी दीवार बनाई थी। अब उसको लाया गया, अब उस बूढ़े इंसान को हाथ पैर बांधकर राजा के सामने पटक दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या ये वॉल आपने बनाई थी?
इनके फादर के टाइम पर। तो हमारे ब्रिकलेयर ने यानी मिस्त्री ने बोला कि जी हाँ सर मैंने बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि तुमने कैसी वॉल बनाई है, तुम्हारी उस वॉल बनाने के चक्कर में आज ये आदमी जो है ये मर गया है। एक आदमी के ऊपर ये वॉल गिर गई, पुअर मैन के ऊपर, एक बेचारे आदमी के ऊपर ये दीवार गिर गई और वो आदमी मर गया है। तुमने एक आदमी का मर्डर किया है तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा ब्रिकलेयर है, जो हमारा मिस्त्री है, ये भी डर जाता है। तो वो कहता है राजा राजा सुनो राजा, आप मुझे मारने से पहले मेरी बात सुनिए राजा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वॉल मैं बना रहा था, मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो वॉल मैंने शायद सही नहीं बनाई होगी, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि मेरा दिमाग उस समय वॉल बनाने पर नहीं था। वो कहता है क्योंकि मेरा माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग कहीं और था। तो राजा पूछता है कि किस पे था? तो वो बताता है कि सर उस दिन ना एक औरत वहाँ पर एक डांसिंग गर्ल थी, ठीक है, वो कहते हैं एक डांसिंग गर्ल थी जो वहां से जा रही थी स्ट्रीट में से, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। वो कहता है वो लेडी स्ट्रीट में घूम रही थी और उसके जो एंकलेट्स थे, उसकी जो पायल थी वो खनक रही थी। एंकलेट्स मतलब पायल और जिंगल का मतलब होता है खनकना। तो वो कहती है उस रात को उसकी पायल जो थी वो खनक खनक कर रही थी और मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें और अपना दिमाग नहीं हटा पाया जब मैं वॉल को बना रहा था। तो वो कहता है कि सर उसके अंदर मेरी गलती नहीं है, अगर वो डांसिंग गर्ल मेरे सामने अपनी पायल छनका हुए नहीं जाती तो शायद मैं वॉल को सही बना देता। तो वो कहते हैं कि अगर आपको पनिश करना है तो आप उस डांसिंग गर्ल को बनाइए, बुलाइए, मैं जानता हूं कि वो कहाँ रहती है। अब हमारा राजा इतना बड़ा गधा था, वो कहता है कि यस यस आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये केस तो और पेचीदा होता जा रहा है। वो कहते हैं ऐसा केस जज करना इतना आसान नहीं है। तो वो कहते हैं चलो कोई नहीं, आप एक डांसर गर्ल को बुलाइए, हम उससे बात करते हैं। और उस ओल्ड वुमेन को कांपते हुए बुलाया गया। वो औरत जो थी वो कांप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी बहुत ज़्यादा जब उसको बुलाया जाता है। तो वो कहते हैं कि उस दिन जिस दिन ये आदमी वॉल बना रहा था, क्या तुम अप एंड डाउन वॉक कर रही थी? मतलब क्या तुम स्ट्रीट में आना जाना लगा हुआ था तुम्हारा उस दिन? दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल। तो क्या तुमने इसको देखा था उस दिन? तो हमारी जो लेडी है वो कहती है यस माय लॉर्ड, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, उस दिन मैं वहां से जा रही थी, आ रही थी, आ रही थी, जा रही थी और ये उस समय अपनी वॉल बना रहे थे। तो राजा ने पूछा क्या तुम उस दिन अपनी पायल छनकाते हुए वहां से जा रही थी क्या? और तुम्हारी वजह से उस आदमी का ध्यान भटक रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था जब वो वॉल बना रहा था। तो वो कहती तुम इतनी यंग थी, तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसने खराब वॉल बनाई और आज वो खराब वॉल एक चोर के ऊपर, एक आदमी के ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर राजा कहता है कि वो एक इनोसेंट मैन के ऊपर, कि देखो इनोसेंट मैन, यहाँ पर चोर को इनोसेंट मैन बोला जा रहा है, मतलब आर यू सीरियस? तो वो कहते हैं कि चोर को उन्होंने बोला है तो इनोसेंट मैन था, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट मैन की मौत हो गई है, अब तुम्हें तो पनिशमेंट पक्का देनी ही पड़ेगी। अब हमारी डांसिंग गर्ल और डर जाती है कि भैया मेरी क्या गलती, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे क्यों पनिशमेंट मिलेगी, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ गलत किया ही नहीं। तो अब यहाँ पर अब वो लेडी सोचती है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो उसने भी सोचा और बोला कि माय लॉर्ड वेट। वो कहती है मेरे को याद आ गया सर, मैं उस दिन यहाँ से ऊपर नीचे और दाएं बाएं क्यों घूम रही थी। वो कहती है उस दिन मेरे पास कुछ गोल्ड था और मैं गोल्ड स्मिथ के पास, यानी वो कहती है उस दिन मैं सुनार के पास कुछ अपना काम कराने जा रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे, बट ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। लेकिन वो कहती है कि वह एक बड़ा ही आलसी बदमाश इंसान था, क्योंकि उसको मैं जितनी बार भी अपना काम देने जाती वो कभी भी मेरा काम नहीं करता। वो कहती है उसने इतने सारे एक्सक्यूजेस बनाए, ये अभी करके देता हूँ, बाद में करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ, किसी उसकी वजह से आई हैड टू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट एंड अ डजन टाइम्स, मुझे इतने दर्जनों बार जाना पड़ा। एंड दैट वॉज द टाइम जब उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। तो वो कहती है कि सर इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, माई लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट। वो कहती है कि राजा जी इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उस सुनार की गलती है, क्योंकि उसने मुझे काम करने में लटकाया, जिसकी वजह से मेरे को इतनी बार जाना पड़ा, जिसकी वजह से इस आदमी का ध्यान भटका, इसने खराब दीवार बनाई और वो मर गया। तो आपको पनिश करना है तो उस गोल्डस्मिथ को कीजिए और मुझे नहीं। तो राजा ने बोला हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही है, और अब यहाँ पर उस सुनार को बुलाया जाता है। तो फाइनली वो कल्प्रिट इनके सामने आया, वो फाइनली दे गॉट द कल्प्रिट एट लास्ट। तो गोल्डस्मिथ को बुलाया गया जहां पर भी वो था। तो राजा के जो बेलिफ थे, यानी जो राजा के जो सिपाही थे, जो उसके आसपास के लोग थे, उन्होंने गोल्डस्मिथ को ढूंढना शुरू किया। और गोल्डस्मिथ जो था उसे पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वो अपने शॉप के कोने में छुपा पड़ा था। जब उसने सुना कि ये एक्यूजेशन, जब उसने सुना कि ये ब्लेम उसके अगेंस्ट है,
तो वो जाकर छुप गया। लेकिन उसके पास भी एक कहानी थी सुनाने के लिए। जिस तरीके से हर एक ने सामने वाले पर दोषारोपण किया, यहाँ पर हमारे पास ये जो गोल्डस्मिथ है, जो सुनार है, ये भी दूसरे इंसान के ऊपर अपना जो भार है वो डालने वाला है। वो क्या कहेगा? वो कहता है, माई लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ। वो कहता है, प्रभु मैं एक बड़ा ही गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू कि मैंने उस डांसर को उस दिन बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए थे कि सेज, क्योंकि मैं उस दिन काम कर रहा था और उस काम को करने के लिए, उस काम को करते हुए मैं इसका काम नहीं उठा सकता था। ही सेज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मेरे को रिच मर्चेंट का ऑर्डर पहले कंप्लीट करना था। ही सेज क्योंकि उस समय पे उनके घर में एक शादी थी, उनके घर में एक शादी आने वाली थी, एंड वो क्योंकि इतने अमीर थे तो वो बिल्कुल भी वेट करने को राजी नहीं थे। इसीलिए उस दिन मैं पहले उनका काम कर रहा था, लेकिन ये औरत बहुत ज़्यादा उतारू थी कि मैं इसका काम कर दूं, जिसकी वजह से ये बार बार मेरे यहाँ पे चक्कर लगा रही थी। इसीलिए लेकिन आप जानते हैं कि आपके जो रिच मैन होते हैं वो कितने उत्सुक होते हैं और वो किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते। वो चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं का काम होकर दे दिया जाए। तो राजा ने पूछा कि वो कौन रिच मर्चेंट था जिसने तुम्हें काम खत्म करने से रोका, जिसकी वजह से इस औरत ने ऊपर नीचे चक्कर काटे, जिसकी वजह से ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उसने खराब दीवार बनाई, जिसकी वजह से वो दीवार एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर के मर गई। तो सबसे बड़ा यहाँ पर अगर कोई फूलिश इंसान था तो वो राजा था। फूलिश मैन वॉज द किंग हेयर, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो चोर को इनोसेंट मैन बोल रहा है। अगर कोई इंसान चोर को इनोसेंट मैन बोल रहा है तो उससे बड़ा फूलिश पर्सन कोई नहीं हो सकता। तो राजा ने पूछा, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तो गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बता दिया, एंड इट वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हु वाज वॉल हैड फॉलन। और सच्चाई तो ये निकली कि वो रिच मर्चेंट वही था जिसका ये घर है, और अभी जो मर्चेंट उनके सामने खड़ा है वो उसका बेटा है, जिस मर्चेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, यानी जहां से कहानी शुरू हुई वहां पर ही वापस आ गई। जब राजा ने मर्चेंट से स्टोरी शुरू करी थी और फाइनली मर्चेंट के ऊपर ही वो स्टोरी आके रुक गई। तो उस मर्चेंट को वापस बुलाया गया और उसको बताया गया कि वो तुम्हारे पिताजी की वजह से ही हुआ है। तुम्हारे पिताजी अगर उस दिन इसको ज़बरदस्ती नहीं करते तो ये आराम से उनकी ज्वेलरी बनाता, ना ये औरत को बार बार चक्कर मारने पड़ते, ना ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट होता, ना खराब बॉल बनती, ना वो गिरती, ना वो इंसान मरता। तो सारी गलती किसकी है? सारी गलती तुम्हारी है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सारी गलती है, लेकिन जो हमारा मर्चेंट है वो ये कहता है कि सर वो मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर करी, तो आप उन्हें पनिश करिए ना, मेरे को क्यों करते हैं? वो कहते हैं लेकिन सर बात तो ये है कि मेरे पिताजी का तो देहांत हो चुका है, मेरे पिताजी जो है ही नहीं, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन राजा ने जब अपनी टीम को कंसल्ट किया और उसने अपना रूल बताया डिसाइसिवली, यानी डिसीजन दिया उसने अपना, राजा ने बोला कि देखो बेटा, गलती बाप ने करी है तो भुगतेगा तो बेटा ही। उन्होंने बोला कि इट्स ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, लेकिन क्योंकि वो मर गए हैं तो उनकी जगह पर किसी ना किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो दंड मिलेगा, और वो दंड इस बार तुम्हें मिलने वाला है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पिताजी से तुमने सब कुछ लिया है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए पुश्तों में सब कुछ छोड़ा है, तो जो क्राइम उन्होंने किया, तो जो अपराध उन्होंने किया है, उसका भी भुगतान तुम ही करोगे। वो कहते हैं उनकी रिचेज, उनका पैसा और उनके सिंस यानी उनके पाप, वो कहते हैं अपने पापा का पाप और पैसा का भागीदार तुम ही हो, तो उनके पाप की सजा भी तुमको ही मिलेगी। ही सेज एट वंस आई न्यू कि जब मैंने तुम्हें देखा था कि तुम ही इस पूरे क्राइम की फसाद की जड़ हो, और राजा कहता है कि तुम्हें तो मरना ही होगा, यू मस्ट डाई। एंड एक और ऑर्डर दे दिया जाता है एक स्टेक बनाने का, बेसिकली एक सूली बनाने का, जिसके ऊपर इस मर्चेंट को चढ़ाया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें इसको मार दिया जाएगा। ठीक है, मार देना, जिसमें इसको पब्लिकली सबके सामने सूली चढ़ा दी जाएगी। तो सर्वेंट्स ने क्या किया, सूली बनाई और फाइनल इम्पेलिंग के लिए, यानी फाइनल आप कह सकते हैं किलिंग के लिए उस आदमी के लिए रेडी करके सूली ले आए। लेकिन जब सूली लाई, राजा मतलब उस मर्चेंट के सामने लाकर खड़ा करा, तो हम ये पता लगा कि वो मर्चेंट जो है ना वो बहुत पतला है। आप सूली को कितना भी टाइट कर लो, वो जो कीले हैं सूली में वो उस मर्चेंट के शरीर में घुसेंगी ही नहीं, तो वो उस स्टेक पर मारा ही नहीं जा सकता। तो यानी यहां तक आते आते क्या हुआ, हमारे इस मर्चेंट का मरना कैंसिल हो गया। लेकिन राजा को इस चीज के ऊपर, राजा ने यहाँ पर भी दिमाग नहीं लगाया। राजा ने बोला कि नहीं 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 नहीं, स्टेक तो बन गया है हमारे यहाँ पर, अब हमने सूली तो बना दी है, अब सूली बन गई है तो किसी ना किसी को तो मरना होगा, वरना ये तो सूली की डिसरिस्पेक्ट है।
राजा कहता है व्हाट शैल वी डू। जब उनके दिमाग में आया कि उन्हें क्या करना है, उन्हें बस एक आदमी ढूंढना है जो इतना मोटा हो कि उस सूली में पूरा आ जाए, क्योंकि सूली बन ही गई है तो बिना किसी व्यक्ति को मारे वो सूली का ऐसे व्यर्थ तो जाने नहीं देंगे, सूली कहीं ना कहीं काम तो आएगी। इसीलिए उन्होंने अब एक व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया जो सूली पर चढ़ के मर सकता है, और पूरे शहर में एक डंका बज गया कि जाओ ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जो सूली पर बैठ सकता है। तो जो सर्वेंट्स थे राजा के वो पूरे शहर में चले गए एक ऐसा आदमी ढूंढने के लिए जो थोड़ा हट्टा कट्टा हो, ताकि वो स्टेक में आ सके और उसको सूली जाकर चढ़ाया जा सके, जो कि अपने आप में एक इतनी बचकानी बात है कि तुमने एक सूली बनाई और उसमें तुम किसी को मारना चाहते हो, जिसके लिए तुम ये कहते हो कि ब्रिंग समबडी, लाओ किसी को जो तुम्हारे उस सूली में फिट आ जाए ताकि तुम उसको मार सको। तो इतना पागल हमारा राजा था। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी नज़र पड़ती है किसके ऊपर, गुरु के उस शिष्य के ऊपर जो यहाँ खा खा कर इतना ज़्यादा मोटा हो चुका है, क्योंकि उसको सब कुछ एक डूडू पे मिल रहा था, बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी, जिसकी वजह से वो अपने लालच की वजह से, बेसिकली अपने लालच बुरी बला है इसके लिए प्रूव हो जाता है, अपने लालच की वजह से इसने इतना खाया कि मोटा हो गया, और अब मोटा होने के बाद क्या हो रहा है, अब इसको पनिशमेंट मिलने वाली है। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी। तो जब उसको उठा के लेके जाया जा रहा था वो कहता है मैंने क्या गलत किया, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर राजा के सर्वेंट्स ने बोला कि सही बात, हम मानते हैं कि आप सन्यासी हो, लेकिन हमें एक रॉयल ऑर्डर आया हुआ है कि जो भी इंसान उस सूली पर फिट हो जाता है उसको लेकर आना है और उसको मारना है, उसको एग्जीक्यूशन, उसको किलिंग की प्लेस पर लेकर जाना है। और इस समय पे डिसाइपल को यानी शिष्य को अपनी गलती रियलाइज होती है और अपने गुरु के शब्द याद आते हैं कि ये जो है ये एक सिटी है गरीबों, सिटी है एक फूल्स की, और अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर भी क्या हो जाएगा, यू डू नॉट नो व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि कब तुम इनका अगला शिकार बन जाओगे। अब यहाँ पर जब हमारा डिसाइपल गया, अब उसको रियलाइज हो रहा कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो फंस गया, और इसी चक्कर से वो अपने राजा को अपने गुरु को याद करने लगा कि हे गुरु मुझे बचा लो, हे गुरु मुझे बचा लो, हे गुरु मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। तो जब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, वो अपने गुरु से प्रे कर रहा था कि आप आ जाएं और मुझे बचा लें। तो गुरु, क्योंकि वो उनके पास शफा थी, तो वो जाते हैं, उनको सब कुछ एक विजन के तरीके से दिखती है, उनको सब आभास हो रहा होता है कि क्या होता है, और अपनी मैजिकल पावर से वो देख पा रहे थे कि उनका प्रेजेंट क्या था, पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या था। और अपने डिसाइपल की, अपने शिष्य की पुकार सुनकर हमारे जो गुरु थे वो उनके सामने आ जाते हैं। He arrived at once to save his disciple, और एक ही बारी में वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं, getting himself into such a scrape through love of food, because इस वजह से वो इतनी बड़ी परेशानी में फंस गया है उनका शिष्य। क्यों? क्योंकि उसने खाया था, ठीक है, इट वॉज जस्ट बिकॉज फॉर द लव ऑफ फूड, खाने के चक्कर की वजह से वो अब इस मुसीबत में फंसा हुआ है। अब जैसे ही हमारा गुरु आते हैं, उन्होंने आते ही पहले डिसाइपल को डांट लगाई कि देखा तुम्हें मैंने कहा था ना कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और उनके कान में खुसफुसाते हुए एक बात बोली। एंड उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और कहते हैं ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं के राजा, आप दोनों में से हम दोनों में से ग्रेटर कौन है, मैं गुरु या मेरा डिसाइपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डिड यू आस्क? तो राजा ने बोला कि इसमें क्या मतलब हमें क्या शक की बात है, ऑब्वियसली आप बेटर हैं इनसे। ही सेज मैं तो गुरु को ही चूज करूंगा, आप बेटर हैं इनसे। तो उसने बोला कि चलिए अच्छा, अगर मैं बेटर हूं तो आप एक काम कीजिए राजा जी, ये जो स्टेक है, ये जो सूली है, इस पर पहले आप मुझे चढ़ा दीजिए, मेरे डिसाइपल को मेरे बाद मारना, सबसे पहले आप मुझे सूली चढ़ा दो और उसके बाद मेरे डिसाइपल को मारना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. तो उसने भी बड़बड़ाना शुरू करा। जब वो भी सुना, उसने बोला कि नहीं, मुझे मार दीजिए, मेरे को नहीं जिंदा रहना है। वो समझ गया और वो चिल्लाने लगा, ठीक है, वो शाउट करने लगा कि नहीं, पहले मैं मरूंगा, पहले आप मुझे मारिए, आप पहले मुझे यहाँ लेकर आए थे, पहले आप मुझे मारेंगे और उसके बाद इन्हें मारेंगे। अब जब राजा ने ये देखा कि ये क्या लड़ाई हो रही है इनके बीच में, ये ऐसे क्यों लड़ रहे हैं मरने के लिए, मतलब मरने में ऐसा क्या है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि पहले मुझे मारो। तो गुरु और डिसाइपल अब लड़ने लगे कि कौन पहले मरेगा। अब राजा बहुत कंफ्यूज, राजा बहुत पजल कि ये क्या हो रहा है भैया। तो वो गुरु को पूछते हैं कि आप पहले क्यों मरना चाहते हैं? हमने इसको इसीलिए चुना क्योंकि हमें एक मोटा इंसान चाहिए था इस स्टेक पे जाने के लिए।
आपको क्यों मरना है? तो राजा ने बोला कि गुरु ने बोला कि आप मुझसे ऐसे कोई सवाल मत कीजिए, मैंने आपको बोला कि आप पहले मुझे मार दीजिए, तो इसलिए प्लीज आप पहले मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, पहले मैं मरूंगा। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं मारूंगा, आप यहाँ आए और एकदम से आपने आकर बोला कि मैं आपको मार दूं, यहाँ कुछ ना कुछ रहस्य तो है। एज अ वाइज मैन आपको मुझे समझाना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु जो है वो बहुत ही स्मार्ट और हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्लेवर थे। गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला कि ठीक है, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप पहले मुझे मारोगे। तो किंग ने बोला कि यस, वो अपना वर्ड देते हैं, यानी अपना वचन देते हैं कि ठीक है, आप कहेंगे तो मैं पहले आपको मारूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरु अब हमारे राजा को साइड लेकर जाता है और वो कहता है कि आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों मरना चाहते हैं, हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं? तो राजा ने बोला कि हाँ बताइए। तो गुरु कहते हैं कि हम पूरी दुनिया घूम कर आए, लेकिन हमने इस जैसी सिटी कभी भी नहीं देखी और ना आपके जैसा कभी राजा देखा। He says, ये जो सूली हमारे सामने है, ये कोई ऑर्डिनरी सूली नहीं है, ये कोई साधारण सूली नहीं है, ये भगवान की सूली है, ये गॉड ऑफ जस्टिस की सूली है, ये नई है, इसके ऊपर आज तक कभी किसी क्रिमिनल को मारा नहीं गया है। तो जो भी इस सूली पर सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा के फॉर्म में रीबॉर्न होगा, और जो दूसरा मरेगा वो उसके मिनिस्टर के फॉर्म में रीबॉर्न होगा। He says, हम अपनी इस सेंट लाइफ से, हम इसे अपनी सात्विक लाइफ से थक चुके हैं और हम जो है अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम एक तपस्वी ज़िंदगी से थक चुके हैं, अब हम भी राजा बनने का सुख लेना चाहते हैं। अब हमारा राजा जो है यहाँ पर वो कहते हैं इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर टू बाय नाउ फॉर अ व्हाइल। वो कहते हैं अब आप अपने बात पर टिके रहिए माय लॉर्ड, और मुझे पहले मार दीजिए, आपको याद है ना। अब यहाँ पर राजा एक सोच में खो जाता है, ठीक है, राजा यहाँ सोच में खो जाता है और राजा के मन में भी आ जाता है लालच, ठीक है, राजा के मन में भी आ जाता है लालच, और वो ये सोचता है कि मैं अपने किंगडम में किसी और को राजा क्यों बनने दूँ, मैं अपना किंगडम किसी और के हवाले क्यों करूँ, ये किंगडम मेरा है, इस किंगडम पर मेरा राज है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और अगर सच में, क्योंकि राजा जो था हमारा वो बहुत ही बड़ा पागल था, वो इतना बड़ा मूर्ख था कि वो किसी की भी बातों में आ जाता था, और इसी वजह से वो गुरु की बातों में आ जाता है और वो जाता है अपने मिनिस्टर, उसको ये चाहता ही नहीं था कि वो अपना किंगडम किसी और जन्म में भी किसी और को दे। इस लालच के चक्कर में वो अपने मिनिस्टर के पास जाता है और उसने मिनिस्टर से बात करी, तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, और उसने इनकी जो एग्जीक्यूशन थी, इनकी जो किलिंग थी, उसे अगले दिन पर टाल दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अगले दिन पर इनकी जो एग्जीक्यूशन थी उसको अगले दिन पर टाल दिया, एंड उसके अपने मिनिस्टर से बात करने चला गया। वो कहता है कि ये किंगडम हमें इनके हाथ में नहीं देना चाहिए, किसी और के हाथ में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेक जो है ये भगवान की स्टेक है, तो क्यों ना अगले जन्म में मैं एज अ राजा और तुम मेरे मिनिस्टर बन के पैदा हो जाओ, लेकिन उसको करने के लिए हमें ये ज़िंदगी त्यागनी पड़ेगी। तो राजा और मिनिस्टर दोनों ही बहुत बड़े फूल थे, तो वो मान जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो होली मैन है या जो सात्विक लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, झूठ नहीं बोलते। एंड इसी तरीके से मिनिस्टर और राजा अग्री कर देते हैं, और उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स को बोला, यानी जो फांसी लगाने वाले लोग हैं, कि हम रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ को सीक्रेट रखा गया कि रात को गुरु और डिसाइपल नहीं जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा, किंग और मिनिस्टर जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पर राजा ने ऑर्डर दिया कि जब पहला इंसान आएगा तो उसको सबसे पहले मौत की फांसी देनी है, और उसके बाद जब दूसरा आएगा दूसरे को देनी है। वो कहते हैं ये मेरे ऑर्डर्स हैं, कोई भी गलती मत करना। और ये बोलकर राजा और मिनिस्टर जो है वो वापस आते हैं शाम को मरने के लिए। इतने बड़े गधे थे ये लोग। दैट नाइट किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। वहाँ पे गुरु और डिसाइपल को रिलीज किया। डिस्गाइज्ड देम, यानी उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए, चेंज्ड क्लोथ, अपना कपड़े बदल कर वो गुरु और डिसाइपल बनकर एक एक करके वहाँ पर चले गए। लॉयल सर्वेंट्स जो थे उन्होंने बोला था कि तुम देखना मत और मार देना, तो उन्होंने उन्हें फांसी चढ़ाया और उन्हें मार दिया। और इस तरीके से राजा और उसके जो मिनिस्टर था वो मर जाते हैं। अगले दिन जब उनकी बॉडीज को सूली से निकाला गया और बाहर रखा गया तो लोगों में एक दहशत फैल गई कि ये क्या हो गया, मारना तो इन लोगों को गुरु और डिसाइपल को था, लेकिन यहाँ पर डेड बॉडीज किसकी पड़ी हैं, राजा की और उसके मिनिस्टर की। जब उनकी बॉडीज को लाया गया फेंकने के लिए, लोग देखकर डर गए कि ये कौन है। उनके सामने जो डेड बॉडीज थी वो उनके राजा और मिनिस्टर की थी। अब सिटी इन कंफ्यूजन की, इनके साथ ये हुआ क्या। पूरी रात वो लोग अपना शोक मनाते रहे और डिस्कस करते रहे, क्योंकि रात को ही जागते थे ना ये लोग।
इन्होंने अपना शोक मनाया और पूरी रात सोचते रहे कि अब हमारे किंगडम का क्या होगा, अब हमारे राजा महाराजा तो मर गए, हमारे राजा मिनिस्टर तो मर गए, अब हमारे किंगडम को कौन संभालेगा। कई लोगों के दिमाग में उस समय कौन आए, गुरु और डिसाइपल की बात आई और उनके मन में आया कि वो टाउन छोड़कर जब जाने ही लगे थे, वो कहते हैं देखिए हमें एक राजा और एक मिनिस्टर चाहिए। किसी ने बोला कि हाँ हमें चाहिए, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना गुरु और डिसाइपल को ही हमारा किंग और मिनिस्टर बना लिया जाए। ये लोग वाइज भी हैं, ये लोग समझदार भी हैं, ठीक है, ये लोग इनोसेंट भी हैं और ये लोग पागल नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, ये समझदार हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगी मनाने के लिए, मनाना डिसाइपल को, लेकिन राजा इतनी सॉरी जो गुरु थे वो इतनी जल्दी मानने को रेडी नहीं थे। वो कहते हैं देखिए मैं एक तपस्वी इंसान हूँ, मैं ये राजा नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने जब उन्हें मनाया कि देखिए आप इस फूलिश किंग की जगह राजा बन जाइए और ये सिली मिनिस्टर जो मर गया है ही सेज कि हम आपको राजा मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारे जो गुरु हैं उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन दी। उन्होंने बोला कि देखो मैं आपका राजा बनने को तैयार हूँ, मेरा जो डिसाइपल है वो आपका मिनिस्टर बनने को भी तैयार है, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि आप पुराने सारे लॉज जो हैं, सारे रूल्स जो हैं उन्हें चेंज कर दोगे। वो कहते हैं आज से रात रात रहेगी और उसमें लोग सोएंगे और दिन दिन होगा जिसमें लोग काम करेंगे और हर चीज़ जो है वो डूडू की नहीं होगी। जिस चीज़ का जो वाजिब दाम है उस सामान को उस दाम पर बेचा जाएगा। ये एक नॉर्मल प्लेस जैसा जगह बन जाएगी और इसी तरीके से लोग इस चीज़ को मान जाते हैं और गुरु और डिसाइपल अब इस टाउन के नए किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं और यहाँ पर आकर हमारा किंगडम ऑफ फूल्स नाम का ये सुंदर सा बढ़िया सा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर लिया कहाँ से हुआ है, तो ये कन्नड़ा फोक टेल से लिया गया है जो A.K. रामानुजन ने लिखी थी। ठीक है भाई, तो अब आइए देखते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ क्लास वर्क के, कुछ होमवर्क के सवाल हैं। Who was made the new king? अब राजा के मरने के बाद नया राजा कौन बना, तो कौन बना, हमारे गुरु बने। नए राजा कौन बने, गुरु बने, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो ओल्ड लॉज होंगे आप उनको चेंज कर दीजिए, अगर आप उनको चेंज कर देंगे तो ही मैं इस एरिया का राजा बनूंगा। It was decided to hang the disciple in place of the merchant. यहाँ पर स्टोरी में हमारे शिष्य को फांसी लगाने की बात क्यों की गई थी और मर्चेंट को क्यों नहीं, क्योंकि वो रियल कल्प्रिट था, क्योंकि उसने अपने गुरु की एडवाइस नहीं मांगी थी, वो टाउन में इलीगली रह रहा था, या फिर वो फैट इनफ था स्टेक के लिए। तो हमारा जो मर्चेंट था वो बहुत ज़्यादा पतला था स्टेक में आने के लिए, तो यहाँ पर उनको चाहिए था एक फैट मैन। एंड क्योंकि हमारा डिसाइपल लालची इंसान बनकर खाता गया और इतना मोटा हो गया कि वो स्टेक में फिट आ सकता था, इसीलिए उसको मारने की बात की गई थी। The king said the merchant had inherited the father's riches, father's sins as well, his father's riches as well as sins. तो वो कहते हैं उसने अपने पापा की ऐशो आराम दौलत तो ली ही है, साथ में उसने अपने पापा का पाप भी लिया है, और तीसरा है कि उसने दोनों चीज़ें लिए हैं। तो भैया उसने दोनों चीज़ें लिए हैं, उसने पाप भी लिया है और उसने पैसा भी लिया है, तो पापा की करी हुई बात की पनिशमेंट भी यहाँ पर उसको मिलेगी। ये बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोगों को मुझे बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मर्चेंट ने अपना क्या नाम बताया था, सचिन सच बताया था। अब ये बताइए, Who did the bricklayer hold responsible for making a weak wall? तो यहाँ पर ब्रिकलेयर ने किसकी गलती निकाली, ब्रिकलेयर ने बोला था कि उस दिन एक लड़की वहां से डांस करते हुए जा रही थी जिसको देखकर मेरा ध्यान भटक गया और मैं सही वॉल नहीं बना पाया। Who was summoned to the rich merchant? Rich merchant who was summoned next to the rich merchant? Rich merchant के बाद किसको बुलाया गया था, ब्रिकलेयर को बुलाया गया था, क्योंकि रिच मर्चेंट ने बोला था कि सर वॉल मैंने नहीं बनाई, जिसने वॉल बनाई है आप उसको बुलाइए, बिकॉज गलती उसकी है। ठीक है, ये बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क है। राजा ने सबसे पहली बार किसको बुलाया था ये आप बताएंगे। तो बच्चे 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में और दे रही हूँ ताकि आप लोगों के पास टोटल 5 क्वेश्चंस इन होमवर्क हो जाए। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चे जो हम लोग आज देखने वाले हैं। What was the disciples' opinion about living there? उस किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए जो हमारे डिसाइपल थे उनका क्या कहना था। He wanted to live and enjoy good food, बिल्कुल ठीक है। He did not want to live there, नहीं, वो वहाँ रहना चाहते थे और चीज़ों को एंजॉय करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर लालच आ गया था, उनके अंदर किस चीज़ की ग्रीड आ गई थी, उनके अंदर सस्ते और अच्छे खाने की ग्रीड आ गई थी। तो इसीलिए बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इसी के साथ बच्चे हमारी आज की क्लास यहीं पर हो जाती है समाप्त।
हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसका डीपीपी बच्चे आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन भी बच्चों को डाउट था कि मैम लैंग्वेज थोड़ा इजी करो, आपके लिए आज लैंग्वेज इजी भी हुई होगी और किंगडम ऑफ फूल जो चैप्टर आप करना चाह रहे थे वो भी मैंने करा दिया है। ठीक है भाई, तो अब मैं बच्चों आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड बाय एवरीवन।